वंदे मातरम विद्यार्थियों, भाटिया आश्रम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने उपस्थित हूं उपनयन श्रृंखला के इतिहास विषय के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो हम बात करेंगे आज के प्रश्न संख्या 1 की। कैबिनेट मिशन 1946 के भारत आने का उद्देश्य क्या था? तो सबसे पहले तो हम ध्यान रखें कि कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? 1946 में। और इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था इसका भारत की संविधान सभा का निर्माण करना, भारत की संविधान सभा का निर्माण करना। और ये 24 मार्च, यहां पुस्तक में मिसप्रिंट हो गए, अगले एडिशन में इसको संशोधित करवा दिया जाएगा। तो आप सब यहां पर 24 मार्च कर लीजिए कि 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। और यह 3 सदस्यीय आयोग था, 3 सदस्यीय आयोग था जिसमें सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस, ये 3 लोग इसमें शामिल थे। अध्यक्ष इसके थे पैथिक लॉरेंस, अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस। और इसके द्वारा 16 मई 1946 को रिपोर्ट सौंपी गई। 16 मई 1946 को रिपोर्ट सौंपी गई। कैबिनेट मिशन से संबंधित बात करें कि 16 मई 1946 को रिपोर्ट सौंपी और 3 सदस्यीय आयोग था। और इस आयोग ने प्रमुख जो मुद्दे थे, कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिन पे बात की? पहला है कि अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार। इसके अलावा भारत का जो को स्वतंत्रता देना, स्वतंत्रता और संविधान निर्माण। संविधान निर्माण के कौन से सिद्धांत होंगे और उपाय होंगे, ये महत्वपूर्ण बातें इसमें रखी गई कैबिनेट मिशन से संबंधित। स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस, ये अध्यक्ष थे और ये भारत सचिव थे उस समय। बात करते हैं हम स्टेफर्ड क्रिप्स की। तो स्टेफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। व्यापार बोर्ड अध्यक्ष। और अलेक्जेंडर उस समय नौसेना मंत्री। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें कैबिनेट मिशन में। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक कब व इसकी अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक की बात करें, किसकी अध्यक्षता में हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली में, और मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। और कालांतर में हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग के द्वारा जब बार बार बहिष्कार किया जाता है तो ब्रिटिश सरकार यह निर्णय लेती है कि संविधान सभा के जो निर्णय है वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे। यह निर्णय लिया गया कि संविधान सभा के निर्णय मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों पर लागू नहीं। नहीं, ये प्रावधान इसमें किया गया था कि लागू नहीं होंगे। अध्यक्ष इसके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, सच्चिदानंद सिन्हा। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है जिसमें 211 सदस्य थे। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक, 211 सदस्य। इसके अलावा इससे संबंधित जो विस्तृत जो चर्चा की गई है वो है उपनयन श्रृंखला के भाग 1, राजनीति विज्ञान के भाग 1 में संविधान सभा से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको बताया गया है। तो आप उस वीडियो को भी अच्छे से देख सकते हैं ताकि ये और ज्यादा क्लियर हो जाए कि किस तरीके से जो 211 और 212 सदस्यों का बार बार जिक्र किया जाता है, वहां उसको समझाया गया है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे?
हम अस्थायी और उसके बाद में स्थायी अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को, इससे पहले हमने बात की कि 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे, और संविधान सभा की दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने और संविधान निर्माण तक ये अध्यक्ष रहे। संविधान निर्माण तक अध्यक्ष रहे। इसके अलावा कालांतर में इस संविधान को अंतिम रूप देने के लिए अंतिम रूप हेतु प्रारूप समिति का गठन किया गया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो ये हमने बात की कि स्थायी अध्यक्ष से संबंधित की किस प्रकार से उसमें प्रावधान किया गया था। किस योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ था? किस योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ? इससे पहले भी हमने जब गवर्नर जनरल से संबंधित जो वीडियो तैयार किया था उसमें भी माउंटबेटन से संबंधित काफी कुछ पढ़ लिया था। तो माउंटबेटन योजना के तहत 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने भारत विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की योजना प्रस्तुत की, इसलिए इसे माउंटबेटन योजना या 3 जून योजना भी कहा जाता है। माउंटबेटन योजना या 3 जून योजना भी इसे कहा जाता है। इसमें कुछ प्रावधान किए गए थे कि माउंटबेटन योजना में कि एक प्रावधान था कि पंजाब और बंगाल जो क्षेत्र है, पंजाब और बंगाल के हिंदू और मुस्लिम बाहुल्य जो जिले हैं उसमें प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों की अलग अलग बैठक का प्रावधान किया गया। पंजाब व बंगाल, यहां की प्रांतीय विधानसभाओं में हिंदू व मुस्लिम दोनों की अलग अलग बैठक का प्रावधान किया गया, और उसमें कहा कि यदि उनमें से कोई भी पक्ष यदि विभाजन से संबंधित बात कहता है या इस विभाजन की तर्क देता है तो वो विभाजन कर दिया जाए। कि पहले तो पंजाब और बंगाल में प्रांतीय विधान सभाओं में मुस्लिम और हिंदुओं की अलग अलग बैठक, और उसमें से यदि कोई भी पक्ष विभाजन का कहता है तो विभाजन कर दिया जाए। अब बात आती है कि यदि विभाजन होता है तो 2 डोमिनियन तथा 2 विधानसभाओं का निर्माण। यदि विभाजन होता है तो तो 2 डोमिनियन और 2 ही विधानसभाएं। फिर तीसरी बात है कि सिंध को स्वतंत्र रखा गया, कि सिंध को इस मामले में सिंध अपना फैसला स्वयं करेगा, सिंध स्वयं फैसला या निर्णय करेगा। तीसरी बात ये माउंटबेटन योजना में कही गई। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और असम का जो सिलहट जिला है वहां की बात करें तो जनमत संग्रह की बात कही गई थी। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और सिलहट असम, इसमें जनमत संग्रह से निर्णय किया जाएगा। तो ये कुछ बातें माउंटबेटन योजना में रखी गई थी। अगला प्रश्न है ब्रिटिश भारत के अंतिम तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम लिखिए। ब्रिटिश भारत के अंतिम और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन 22 मार्च 1947 को माउंटबेटन जो है भारत के 34वें एवं अंतिम गवर्नर जनरल बनकर आए, और माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित कर दिया था। माउंटबेटन के द्वारा इस तरीके से 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित किया गया, और यह योजना माउंटबेटन योजना
या 3 जून योजना भी कहलाती है। माउंटबेटन या 3 जून योजना कहलाती है। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल का नाम लिखिए। इससे पहले हमने बात की कि ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और उनके बारे में। अब बात की कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्होंने स्वतंत्र पार्टी का गठन किया था 1959 में। 1959 ईस्वी में स्वतंत्र पार्टी, ये प्रश्न आपसे पूछा भी जाता है। और 1954 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न 1954 में इनको दिया गया था। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट जो है इनके बारे में, तो इनका जन्म तमिलनाडु में होता है 10 दिसंबर 1878 को। 10 दिसंबर 1878 को तमिलनाडु में जन्म। इनके द्वारा मद्रास में मंदिर प्रवेश और दलितों के लिए आंदोलन चलाया गया था। मंदिर प्रवेश तथा दलित उत्थान आंदोलन, ये कांग्रेस के अपरिवर्तनवादी गुट से थे, यानी कि कांग्रेस के अपरिवर्तनवादी गुट से। वादी गुट। असहयोग आंदोलन के बाद हम देखते हैं कि 1920 में असहयोग आंदोलन, और उसके बाद में 5 फरवरी को जब असहयोग आंदोलन में जो चोरी चोरा की घटना होती है, और 12 फरवरी को गांधी जी बारदोली घोषणा के साथ में जब इस आंदोलन को समाप्त कर देते हैं, तो कांग्रेस में 2 धड़े अब हो जाते हैं, एक परिवर्तनवादियों का और दूसरा है अपरिवर्तनवादियों का, जिसके बारे में हमने पहले भी वीडियो में चर्चा की है। तो परिवर्तनवादी ये चाहते थे कि अब विधानमंडलों में पहुंचकर उनकी जो ब्रिटिश सरकार की जो कानून निर्माण की जो पॉलिसी है उनमें बाधा पहुंचाई जाए, और अपरिवर्तनवादी इस पक्ष के समर्थक थे कि गांधी जी के रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाए। तो सी राजगोपालाचारी जो है वो कांग्रेस के अपरिवर्तनवादी दल या गुट से थे। तो इनके बारे में और हम बात करते हैं कि गांधी जी ने इन्हें अपनी अंतरात्मा का रक्षक कहा है। गांधी जी ने अपनी अंतरात्मा का रक्षक इनको कहा है। फिर राजगोपालाचारी जी के द्वारा जो एक तमिल में रामायण की रचना की गई थी, तमिल तिरुमगन, तमिल तिरुमगन की रचना, यह है तमिल रामायण। तो यह रचना भी इनके द्वारा की गई थी। 1944 में राजगोपालाचारी फॉर्मूला दिया 1944 में। फॉर्मूला। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें सी राजगोपालाचारी से संबंधित हमने देखी। अगला प्रश्न है कामागाटा मारू। अंडरलाइन करेंगे हम महत्वपूर्ण तथ्यों को। कामागाटा मारू भारतीयों, एक जहाज था जो भारतीयों को कनाडा लेकर गया था, परंतु बाबा गुरदीप सिंह के नेतृत्व में इस जहाज को कनाडा सरकार ने वापस लौटा दिया था। कामागाटा मारू प्रकरण किस सन का है? तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये एक जहाज था जिसे जापान से किराए पर लिया गया था। जापान से किराए पर गुरदीप सिंह के नेतृत्व में, बाबा गुरदीप सिंह के द्वारा जापान से किराए पर लिया गया और ये सिंगापुर से भारतीयों को लेकर रवाना हुआ था। सिंगापुर से रवाना और वैंकूवर कनाडा के लिए। यह घटना है 1914 की, 1914, जिसमें कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित यह विवाद था।
सिंगापुर मूल के भारतीय व्यापारी गुरदीप सिंह ने कामागाटा जहाज दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ यात्रियों के साथ वैंकूवर प्रस्थान किया, वैंकूवर कनाडा के लिए प्रस्थान किया और सरकार ने प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया और यहां से जब इनको यहां उतरने नहीं दिया गया तो वापस कलकत्ता भेजा गया और इन पर जो मुकदमे चले और कालांतर में एक शोर कमेटी का गठन हुआ जो हुसैन रहीम, बलवंत सिंह और सोहन लाल पाठक के नेतृत्व में। तो यहां जो प्रश्न पूछा जाता है कि कामागाटा मारू प्रकरण या विवाद क्या था, तो भारतीयों के कनाडा में प्रवेश से संबंधित आंदोलन, ये वहां जाकर एक अच्छे जीवन के साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान देना चाहते थे। तो ये विशेष बात कामागाटा मारू प्रकरण से संबंधित हमने देखी। अगले प्रश्न को हम देखते हैं कि किस अधिनियम के माध्यम से प्रांतों में अंग्रेजों ने शासन चलाने के लिए समस्त विषयों को दो भागों में बांट दिया, कि सारे जो विषय है, प्रांत के जो विषय है, उनको दो भागों में बांट दिया। एक है हस्तांतरित विषय और दूसरा है सुरक्षित या आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय और सुरक्षित विषय या आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय जो है भारतीय मंत्रियों को सौंपे गए थे और सुरक्षित विषय है अंग्रेजों ने अपने पास रखे थे। और इस पूरी प्रक्रिया को या इस व्यवस्था को कहा जाता है द्वैध शासन व्यवस्था, डायआर्की सिस्टम कहा जाता है। यह किस अधिनियम के द्वारा स्थापित हुई थी? तो यह अधिनियम है 1919 का अधिनियम, जिसे मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसमें प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया। प्रांतीय विषय को दो भागों में, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, इन दो भागों में विषयों को, प्रांतीय विषयों को बांटा गया था। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और भी है, जिसमें भारत परिषद और भारत सचिव का जो खर्चा है, अब यह संपूर्ण खर्चा ब्रिटिश राजकोष पर हस्तांतरित कर दिया। भारत परिषद तथा भारत सचिव खर्चा ब्रिटिश राजकोष पर। भारत परिषद की हम बात करें तो 1857 की क्रांति के बाद में हम देखते हैं कि 1858 का एक्ट आता है और 1858 के एक्ट में यह प्रावधान किया जाता है कि अब भारत पर जो शासन चलाने के लिए ब्रिटिश कंपनी से शासन ले लिया गया और ब्रिटिश ताज को दे दिया गया, ब्रिटिश ताज को या क्राउन को दे दिया गया। और क्राउन की जो सहायता के लिए एक भारत परिषद लंदन में, और इसमें जो भारत सचिव की नियुक्ति की गई, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्य थे। तो ये 15 सदस्य भारत परिषद थी। इसका जो खर्चा है वो ब्रिटिश राजकोष पर अब निर्धारित कर दिया गया। तो भारत परिषद और सचिव से संबंधित हमने फैक्ट को देखा। भारतीय विधानमंडल जो है वो द्विसदनीय कर दिए गए, द्विसदनात्मक विधानमंडल। इसमें है, पहला है केंद्रीय विधानसभा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, और दूसरा है राज्य परिषद। केंद्रीय विधानसभा, दूसरा है राज्य परिषद। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये दो सदन थे, ये द्विसदनात्मक विधानमंडल कर दिए गए। इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण बात है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में कार्यकारिणी में 8 में से कम 3 भारतीय होंगे, 3 सदस्य भारतीय होंगे। यह भी इस एक्ट के तहत प्रावधान किया गया था। तो जो 1919 का अधिनियम था, जिसे मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है, उसमें इस प्रकार से प्रावधान किए गए थे। आगे हम बात करते हैं कि 1916 में 2 लोगों ने अलग अलग होम रूल की स्थापना की, उनके नाम लिखिए। होम रूल लीग की स्थापना या होम रूल आंदोलन जो चला था वो
बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। और इस आंदोलन का जो उद्देश्य है भारतीयों को स्वशासन से परिचित करवाना। भारतीयों को स्वशासन से, होम रूल अर्थात स्वशासन से भारतीयों को परिचित करवाना। और इसके अलावा पुस्तकालयों, अध्ययन कक्षों, सम्मेलनों, जनसभाओं के माध्यम से भारतीयों में राजनीतिक जन जागृति को बढ़ावा देना। पुस्तकालय, अध्ययन कक्षों, जनसभाओं, और सम्मेलनों के माध्यम से राजनीतिक जागृति, राजनीतिक जागृति को बढ़ावा देना, यह इसका उद्देश्य था। होम रूल आयरलैंड की तर्ज पर इसकी स्थापना या इस आंदोलन को चलाया गया था और तिलक महोदय के द्वारा अप्रैल 1916 में बेलगांव में इसकी स्थापना की गई। और एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 1916 में मद्रास के आड्यार में इसका मुख्यालय रखा गया। सितंबर 1916 में इसको प्रारंभ किया गया और आड्यार मद्रास में मुख्यालय रखा गया था। एनी बेसेंट के द्वारा जो दो समाचार पत्र थे वो भी पूछे जाते हैं कि न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। समाचार पत्र, ये एनी बेसेंट से संबंधित समाचार पत्र थे। अगला प्रश्न है पाकिस्तान की योजना 1933 में कैम्ब्रिज के जिस विद्यार्थी ने प्रस्तुत की थी, यानी कि कैम्ब्रिज के विद्यार्थी के द्वारा प्रस्तुत की गई। इस योजना में इसने पाकिस्तान शब्द जो है को इस प्रकार से वर्णित किया है। 5 प्रांत होंगे, इसमें 5 प्रांतों को शामिल करके पाकिस्तान शब्द को रखा गया था, यानी कि वर्णन इसका इस प्रकार से किया गया था, जिसमें पंजाब, अफगान प्रांत, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान, इनमें से 4 जो है इनके पहले अक्षर, इन चारों के पहले अक्षर और बलूचिस्तान के अंतिम अक्षर, इससे मिलकर पाकिस्तान शब्द को वर्णित किया गया था। आगे चलकर इसी के आधार पर आगे चलकर मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में पृथक पाकिस्तान की मांग कर दी थी। तो वो विद्यार्थी, कैम्ब्रिज के विद्यार्थी के बारे में पूछा गया, तो विद्यार्थी है चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली से पहले पृथक मुस्लिम राज्य की मांग को यदि हम देखें तो मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में 1930 में इकबाल ने की थी। इकबाल ने यह मांग की थी और पाकिस्तान की मांग का जो प्रस्ताव है वो खलीक उज़्मा ने तैयार किया था। अब हम बात करते हैं कि पृथक पाकिस्तान से मांग से संबंधित, तो ये 1940 में जो अधिवेशन होता है ये लाहौर अधिवेशन है, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन। (1940) में, और अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। द्विराष्ट्र सिद्धांत यहां दिया गया था। द्विराष्ट्र सिद्धांत से संबंधित बात भी की गई थी। तो ये पाकिस्तान की मांग से संबंधित हमने प्रश्न देखा। अगला है काकोरी कांड, और वर्तमान में हम देखते हैं कि इसका जो नाम बदलकर कर दिया गया काकोरी ट्रेन एक्शन, इसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया, जिसमें क्रांतिकारियों ने राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में लखनऊ से हरदोई जाने वाली ट्रेन को लूट लिया। यह घटना किस सन में होती है? इस घटना के बारे में पूछा गया है। तो 9 अगस्त 1925 को, और ये HRA की प्रमुख घटना थी। HRA 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया, और काकोरी नामक स्थान जो है सहारनपुर में 8 डाउन ट्रेन को
जो सरकारी खजाना जो जा रहा था उसको लूट लिया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी पर मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई और चंद्रशेखर आजाद इस समय गिरफ्तार नहीं होते हैं। कालांतर में हम देखते हैं कि भगत सिंह, सुखदेव और रामचरण बोहरा जैसे क्रांतिकारी जो है, भगवती चरण बोहरा सॉरी, भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा आदि क्रांतिकारी इस एचआरए को पुनर्गठित करते हैं। एचआरए जो संस्था है इसको पुनर्गठित करते हैं और इसका नाम करते हैं HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसको पुनर्गठित किया जाता है एचआरए को HSRA के नाम से। और HSRA की जो प्रमुख घटना है उसके बारे में हमने अंतिम वीडियो में देखा कि किस प्रकार से HSRA ने घटनाओं को, क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया, किस प्रकार से ब्रिटिश अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की गई, वो हमने पिछले वीडियो में देखा था। चटगांव क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन थे? चटगांव क्रांति के नेतृत्वकर्ता, ये क्रांतिकारी आंदोलन के दूसरे चरण की बात है। का द्वितीय चरण, और इसके नेतृत्वकर्ता है मास्टरदा सूर्यसेन। चटगांव में सूर्यसेन, जिन्हें मास्टरदा के नाम से जाना जाता है, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई और सूर्यसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के सदस्यों ने 1930 में चटगांव शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया और यहां कब्जा करने के बाद में इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। अंग्रेजों के द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया गया 1933 में। और कालांतर में 12 जनवरी को 1934 को इनको फांसी दे दी गई। 12 जनवरी 1934 को फांसी दे दी गई। और एक और है कि इनके द्वारा यहां पर शस्त्रागार पर कब्जा करने के बाद में अस्थायी सरकार का गठन किया गया। तो ये चटगांव क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। अगला प्रश्न है कि 15 दिसंबर 1941 को मलाया में किसने आजाद हिंद फौज का गठन किया था? INA का गठन किसके द्वारा किया गया मलाया में 15 दिसंबर 1941 को? तो कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा इसका गठन किया गया। और भारतीय सेना के भारतीय अधिकारी कैप्टन मोहन सिंह ने जापानी मेजर फुजीवारा के प्रोत्साहन से 15 दिसंबर 1941 को मलाया में इसका गठन किया। और कालांतर में हम देखते हैं कि यही प्रथम कमांडर बनते हैं, मोहन सिंह ही प्रथम कमांडर, INA के प्रथम कमांडर मोहन सिंह बनते हैं। और 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस को इसका नेतृत्व सौंप देते हैं। INA का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में 4 जुलाई 1943 को सौंप देते हैं। और सेनापति बनने के बाद में ये नारा देते हैं कि दिल्ली चलो और जय हिंद। सुभाष चंद्र बोस नारे देते हैं दिल्ली चलो और जय हिंद। इस प्रकार से
कमान संभालने के बाद में नारे दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, जिन्ना और मुस्लिम लीग ने किस तारीख और सन में पाकिस्तान की मांग को लेकर प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाने का आह्वान किया, जिसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि दंगे होते हैं काफी। और ये तारीख है 16 अगस्त 1946 को, और मौलाना आजाद इस दिन को 16 अगस्त 1946 को भारतीय इतिहास का काला दिन कहते हैं, यानी कि इस दिन को भारतीय इतिहास का काला दिन। तो व्याख्या में हम देखते हैं कि 12 अगस्त 1946 को वॉइसरॉय लॉर्ड वेवेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, और वॉइसरॉय के इस कदम के विरोध में लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का निर्णय लिया। इसके परिणाम स्वरूप दंगे होते हैं, और दंगे जो केंद्र जो है वो बंगाल में कलकत्ता, सिलहट, नोआलखी, बिहार, ये कुछ क्षेत्र है, ये दंगों का केंद्र था। अंतिम प्रश्न है कि स्वतंत्रता की रात्रि को किसने संसद के केंद्रीय कक्ष में प्रसिद्ध ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नामक भाषण दिया था, कि किसके द्वारा यह भाषण दिया गया था? तो आंसर है इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 14-15 अगस्त की आधी रात को भारत स्वतंत्र हो गया, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद के केंद्रीय कक्ष में अपना ऐतिहासिक भाषण नियति के साथ वादा ट्रस्ट विद डेस्टिनी नामक भाषण दिया, और इसके तहत उन्होंने इस प्रकार से आह्वान किया कि मध्य रात्रि की दस्तक पर जब पूरा विश्व सो रहा होगा, तब भारत एक नए प्रकाश और स्वतंत्रता में प्रवेश करेगा। तो ये बात इस भाषण नीति के साथ भाषण में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कही गई थी। तो हमारा जो आज का वर्ग था 15 प्रश्न, जिसमें हमने पूरी व्याख्या के साथ इसको देखा, समाप्त होता है। धन्यवाद विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत।